घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। मैं जब भी एक भारत ऐसा भी की कहानियाँ सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि आप कोई यूटोपियन समाज की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोई समस्या ही नहीं है। आपका इस विषय में क्या कहना है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जहाँ समाज है, व्यक्तियों का समुदाय है, वहाँ समस्याएं तो रहेंगी, किंतु उन समस्याओं का साथ मिलकर के समाधान ढूंढने का प्रयास करना और उन समाधानों को आधार बना करके उनके ऊपर से व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करना, परंपराओं को प्रस्थापित करना, कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज का एक लक्षण कहा जा सकता है। थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। चलिए, आप किसी समस्या के बारे में बात कीजिए और हम उससे जुड़ा कोई किस्सा सुनाएंगे। बेरोजगारी पे बात करते हैं। बेरोजगारी तो उर्दू फारसी से आया हुआ शब्द है। विशुद्ध हिंदी में बेरोजगारी के लिए कोई शब्द है क्या? बेकारी भी उर्दू फारसी से आया हुआ शब्द है। हमारी भाषा में, हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में बेरोजगारी से जुड़ा हुआ कोई शब्द है? नहीं, ध्यान में तो नहीं आ रहा है। चलिए ये बताइए, गुरुदक्षिणा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फीस फॉर द टीचर तो मत कहिएगा। नहीं। तो जैसे अंग्रेजी में गुरुदक्षिणा के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जिन समाजों में पनपी है वहां पर गुरुदक्षिणा जैसा कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वहां की भाषाओं में गुरुदक्षिणा के लिए कोई शब्द नहीं है। उसी तरह से भारतीय भाषाएं जहाँ पे पनपी है हमारे देश में, यहाँ बेरोजगारी जैसा कुछ हुआ नहीं करता था। मानने में कठिन लग सकता है, लेकिन नहीं हुआ करता था, इसीलिए हमारे यहाँ उसके से जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं है। ये तो औद्योगिक क्रांति के बाद की देन है कि हमारे यहाँ भी ऐसा सब कुछ होने लगा कि अपने जीवन यापन में भी लोगों को कठिनाइयां आने लगी। बाकी उससे पहले तो इस तरह की कल्पना करना भी कठिन था। तो हमारे समाज ने हमेशा से इस तरह की व्यवस्थाएं बनाए रखी है कि बेरोजगारी जैसे समस्याएं कभी समाज में आए ही नहीं। चलिए ये पूरी बात को एक कहानी से, एक किस्से से समझते हैं। ये बात हमें हमारे गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी ने सुनाई थी। तेलंगाना के आदिलाबाद में कला आश्रम है और कला आश्रम में कई सारे कारीगरों का आना जाना लगा रहता था। एक समय पर वहाँ बांस के कारीगरों का प्रशिक्षण चल रहा था। पहले तो कुछ दिनों तक बांस की टोकरियां बनाना सिखाया गया। फिर बारी आई अनाज छांटने वाले सूप की। तो 17 में से 15 कारीगरों ने ये सूप सीखने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्यों? फिर गुरुजी ने जाकर उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी, हम सभी में से 2 कारीगर ऐसे हैं जिनको सिर्फ सूप बनाना आता है, और यदि हम भी सूप बनाना सीख गए तो उन 2 कारीगरों का घर कैसे चलेगा? उन 15 कारीगरों के लिए अपनी आय की वृद्धि का एक नया स्रोत खड़ा करने से अधिक महत्वपूर्ण था उन 2 कारीगरों की आर्थिक सुरक्षा की चिंता करना। ये होती है सभ्यता, जो हमें दूसरों के विषय में चिंता करना भी सिखाती है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि सभ्यता अर्थव्यवस्था के ऊपर टिकी होती है। कदाचित उनका इशारा इसी ओर था। मेरे पिताजी एक और किस्सा सुनाया करते थे कि आज से 40 साल पहले अहमदाबाद में सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर जब दिन भर काम करके वापस आते थे तो उन्हें पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जो उसे दी गई 2 दिन की छुट्टी हर महीने ले लेता था। जब पिताजी ने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि साहब, मेरी तो 2 दिन की छुट्टी कटती है, लेकिन जब मैं नहीं आता तो मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता है, और भगवान ने उसके बच्चों को भी तो पेट दिया है ना। अपनी आय का स्रोत उपयोग ना करना ये कतई स्मार्टनेस का प्रमाण तो नहीं है। स्मार्टनेस का प्रचलित अर्थ है कि कम से कम काम करके अधिक से अधिक लाभ को कैसे पाना, लेकिन स्मार्टनेस कभी दूसरे का विचार नहीं करती है। स्मार्टनेस हमेशा स्वार्थी होती है, और सभ्यता ये सिखाती है कि दूसरे के विषय में भी कैसे चिंता करना। एक स्मार्ट समाज यदि खड़ा हो तो उसमें हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करेगा, जिसमें दूसरे की कितनी भी हानि हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल सिखाया क्या जाता है कि मोबाइल फोन आया तो धीरे धीरे डायरी कम होने लगी, कैलेंडर कम होने लगे, लोगों ने घड़ी पहनना कम कर दिया।
मतलब मोबाइल फोन के आने के कारण ये सभी का मार्केट खत्म हुआ। तो ये सिखाया जाता है कि किसी दूसरे के मार्केट को कैप्चर कैसे कर लिया जाए, इसको स्मार्टनेस माना जाता है। तो इस तरह के स्मार्ट समाज को तो जंगल राज कहा जाना चाहिए, कि जहां हर व्यक्ति दूसरे की आजीविका को छीनने के ऊपर उतारू है। हम स्मार्ट नहीं रहे हैं, हम सभ्य रहे हैं, और सभ्यता ये देखती है कि मेरे साथ साथ दूसरे का कल्याण भी कैसे हो, मैं किसी दूसरे की हानि करके अपना लाभ नहीं देख सकता। तो ये होती है सभ्यता, और वो होती है स्मार्टनेस। व्यक्ति स्मार्ट भी हो सकता है, लेकिन समाज कभी स्मार्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति स्मार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन समाज यदि सभ्य रहा तो किसी व्यक्ति को अधिक स्मार्टनेस झाड़ने नहीं देगा। सो तो है, देखना हमें है कि हमें स्मार्ट बनना है कि सभ्य। तो आपके वो यूटोपियन वाले प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? मिला तो सही, पर एक और कहानी सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एक भारत ऐसा भी। मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए email ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का। नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।